और एग्जाम में अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस पे कंट्रोल करना सीख गए तो आपके जो नेगेटिव मार्किंग वाली जो पॉइंट है या जो एक्यूरेसी है वो आपकी काफी बढ़ जाएगी और नेगेटिव मार्किंग काफी कम हो जाएगी। नीट 2023 में बस 1 महीना बचा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेनली 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक जो टेस्ट नहीं दे रहा होता है, जो अभी भी इस परफेक्शन के चक्कर में है कि मैं सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही टेस्ट स्टार्ट करूंगा। दूसरे वो बच्चे जो टेस्ट दे तो रहे हैं लेकिन एक वो होगा जो एनालाइज कर रहा होगा टेस्ट को देने के बाद, और एक वो जो टेस्ट देने के बाद एनालिसिस नहीं कर रहा है। अगर आप टेस्ट देने के बाद एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आप अपने 3 घंटे सीधे सीधे वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि बिना एनालिसिस के टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। टेस्ट का एक ही मोटिव होता है कि आपने क्या गलती की, आपको उसको सीखना है और अगले टेस्ट में वो गलतियां दोहराना नहीं है। अगर आप एनालिसिस ही नहीं करोगे तो आपको अपनी गलती पता नहीं चलेगी। तो आज की ये वीडियो एनालिसिस के ऊपर है कि कैसे आपको एनालिसिस परफेक्टली करना है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एनालाइज तो कर रहे हैं लेकिन उनको इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, क्योंकि वो सही से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी उसी घिसी पीटे तरीके से सिली मिस्टेक, कंसेप्चुअल मिस्टेक से अपने क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर रहे हैं और उनको कोई फायदा मिल नहीं रहा है। दूसरी दिक्कत क्या आती है एनालिसिस में कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप 3 घंटे में टेस्ट दे रहे हो, 3 घंटे में फिर एनालिसिस कर रहे हो, 6 घंटे आपके बस टेस्ट और उसके एनालिसिस में निकल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और आप अपने रिविजन से फिर टाइम कट करने लगते हो, जो कि फिर आपको इंप्रूवमेंट जो होना चाहिए था आपके अगले टेस्ट में उतना हो नहीं पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे आपको परफेक्टली अपने टेस्ट को एनालाइज करना है और उसको देना है। तो आओ देखते हैं कि कैसे आपको फास्टली अपने टेस्ट को एनालाइज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि भैया क्या हम लोग को कितने टाइम के अंदर हम लोग को टेस्ट की एनालिसिस कर लेनी चाहिए, 1 घंटे में, 2 घंटे में या 3 घंटे में। तो देखो मेरे हिसाब से जो आइडियली जो मैक्स टाइम आपको लेना चाहिए अपने एनालिसिस के लिए वो है 1.5 आवर्स। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर अगर आपका हो जाए तो आप ठीक कर रहे हो, इससे कम दे सकते हो लेकिन इससे ज़्यादा तो बिल्कुल मत देना। तो आओ देखते हैं कि कैसे आपको सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर या इससे भी कम में कैसे अपने टेस्ट को एनालाइज करना है। तो ये जो सीक्रेट है टेस्ट की एनालिसिस करने की, वो मेनली लाइक करता है आपके पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में। जब भी आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, अब से जब भी आप करोगे आगे अटेम्प्ट, आपको क्या ध्यान रखना है कि आप हमेशा जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस क्वेश्चंस के बगल में 4 टाइप की मार्किंग्स आज से आप करने वाले हो। पहली कैटेगरी होगी कि आपने कुछ मार्क ही नहीं किया, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि आप इजीली सॉल्व कर जाते हो, बहुत क्विकली आपने उसको सॉल्व कर लिया, आपको उसके ऑप्शंस में कोई डाउट नहीं है, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि कौन सा सही आंसर है और वो क्वेश्चन काफी ईजी था, तो उसमें आप कोई भी मार्किंग नहीं करोगे। आपने नॉर्मल सॉल्व किया, अपना ऑप्शन टिक किया पेपर में और आगे चले गए। दूसरी कैटेगरी क्वेश्चंस की होगी जिसपे आप क्या करोगे, क्रॉस का साइन लगाओगे साइड में, मतलब जो भी क्वेश्चन नंबर है उसके साइड में आप क्रॉस का साइन लगा दोगे। ये क्रॉस क्या बता रहा है कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो जो भी क्वेश्चन आप बिना अटेम्प्ट के जा रहे हो आगे, उस पे आप क्या करोगे, क्रॉस का साइन लगा दोगे। थर्ड टाइप की कैटेगरी होगी डाउटफुल क्वेश्चंस की, उसके आगे आप डी का साइन लगाओगे, स्मॉल डी का साइन। ये वैसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, आपको मतलब एक आंसर तो आप टिक कर रहे हो अपने मतलब पेपर में, आपने एक ऑप्शन टिक तो कर दिया है लेकिन आप फिर भी 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थे कि ये चलो बेस्ट ऑप्शन तो है लेकिन ये भी थोड़ा आसपास है आंसर के, तो मतलब आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो। तो वैसे क्वेश्चंस में भले आपने उसमें आंसर टिक किया लेकिन आप वहां पे डी मार्क करके आगे जाओगे, ठीक है। और लास्ट वाले क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आप सॉल्व तो कर लोगे लेकिन उसमें टाइम आपका काफी ज्यादा लग रहा है, तो उस क्वेश्चंस के आगे आप टी का साइन लगा के जाओगे। तो इन 4 कैटेगरीज में जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो उसके बगल में आप ये मार्क करते हुए जाओगे। अब ये मार्किंग करने के लिए आपके कुछ टाइम तो जाएगी, जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो 5 से 7 मिनट के करीब आपका लग जाएगा एक्स्ट्रा, लेकिन इतनी सी छोटी सी चीज करने के कारण आपके कुछ घंटे बच जाएंगे जब आप एनालिसिस करते हो, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आपने पेपर करते हुए ही अपने आधा पेपर को एनालाइज भी कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, जब भी आपने पेपर को कंप्लीट कर लिया तो आप अपना जाओ पेपर को चेक करो, अपने मार्क्स कैलकुलेट करो और उसके बाद आओ एनालिसिस करने पे। अब जो आपने ये 4 कैटेगरीज बांटी थी, इसका कैसे यूज करना है अब हम लोग आगे सीखते हैं। अब पहली कैटेगरी थी अनमार्क्ड क्वेश्चन की, तो उसको आपको देखना भी नहीं है, उसको आप स्किप करके सीधे आगे चले जाओ। दूसरी कैटेगरी थी आपकी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की, जिसके आगे आपने क्या है, क्रॉस का साइन लगाया था। अब इसको आप 2 कैटेगरी में बांट दो फर्दर ऐसे। अब जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया था उसका रीजन क्या है, क्या वो आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन थे, फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो कि एकदम आउट ऑफ एनसीईआरटी था, तो उसको क्या करो, आप छोड़ दो। उसको आपको कहीं ना ही याद करना है ना ही आपको सीखना है, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आते हैं नीट में, ठीक है। अगर वो ऐसे कैटेगरी में फॉल करता है जहां पे आप कंसेप्ट भूल गए थे इसलिए अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या फिर आप फॉर्मूला भूल गए थे, या फिर आपने उसको आज तक पढ़ा ही नहीं कहीं पे, या फिर पढ़ा तो था चैप्टर लेकिन आपने मिस कर दिया था, तो इन चीजों पे फिर आपको काम करना होगा। तो अगर आप कंसेप्ट भूल गए थे या फिर फॉर्मूला भूल गए थे तो इसको सबसे पहले तो अपने मिस्टेक नोटबुक में ऐड कर लो, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कि आप भूल रहे हो। दूसरी चीज, अगर आप कंसेप्ट भूल गए हो तो आप जाके उसके नोट्स को रिवाइज करो और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है इसलिए आप कंसेप्ट को सही से अप्लाई नहीं कर पाए होगे क्वेश्चन में। दूसरी चीज, फॉर्मूला अगर भूले हो तो फॉर्मूला को रिवाइज करो, सिंपल सी ये चीज है, ठीक है। अगर आप ऐसे कैटेगरी में वो क्वेश्चन था कि आपने उसको पढ़ा ही नहीं था तो जाके उसको कहीं भी लेक्चर या वीडियो से जहां से भी उसको कंप्लीट किया जा सकता है उसको जाके कंप्लीट करो, ठीक है। फिर तीसरी कैटेगरी आती है आपकी डाउटफुल क्वेश्चंस की, या फिर जिसके आगे आपने स्मॉल डी लगाया था। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो डाउटफुल कैटेगरी में आता है तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस कि आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि डाउट उन्हीं को आता है जो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रिपरेशन ही ढंग से नहीं कर रहे हैं उनको डाउट नहीं आएगा। अगर आपके मन में डाउट आया है किसी भी क्वेश्चन या ऑप्शन को लेकर, इससे आपको लो फील नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंट फील करना है कि आप तैयारी कर रहे हो अच्छे
अच्छे से। और अच्छी बात तो यह है कि आपके नीट से पहले ये डाउट आ गया है, तो आज आप इसको क्लियर कर लोगे, अपने नीट के मेन पेपर में इसमें गलती नहीं करोगे। तो अब डाउट आने के कई रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि आपने वो चैप्टर पढ़ा तो है लेकिन रिवीजन काफी कम किया हुआ है, या फिर आपने उस टॉपिक पर अगर कोई फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है तो उस पर आपने क्वेश्चन कम सॉल्व किए। तो अगर ये दो रीजन है तो आप जाके या तो उस टॉपिक को फिर से पढ़ो, रिवीजन की अगर कमी है, और अगर क्वेश्चन कम सॉल्व किए तो जाके उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो। उस टॉपिक पे सिर्फ पूरा चैप्टर सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है। और ऐसा भी कई बार होता है कि आप कर तो लेते लेकिन आपने क्वेश्चन में कुछ ऐसा सोच लिया जो कि नहीं सोचना था, मतलब आपने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया या गलत समझ लिया। तो अगर ऐसा है तो ये तो तभी हो पाएगा सही कि आप अपने दिमाग को काम रख पाओ। आप अपने मतलब पेपर अटेम्प्ट करते समय आप प्रेशर में आ गए इसलिए आपने वो क्वेश्चन को गलत ले लिया। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप काम माइंड के साथ पेपर को अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो इसका और कोई तरीका नहीं है, जैसे जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करोगे आप इसको सीख जाओगे, ये क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी कैसे काम रहना है। इसलिए पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं फोर्थ कैटेगरी पे, जो कि था कि टाइम आपको ज्यादा लगा, जिसके आगे आपने टी मार्क किया था। अब टाइम ज्यादा लगा तो लगा, लेकिन क्या आपने उस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया था? और कई बार ऐसा होता है कि टाइम ज्यादा भी लग गया और क्वेश्चन भी गलत सॉल्व हो गया। मोस्टली आप इसी कैटेगरी में आओगे कि टाइम ज्यादा लगा और वो क्वेश्चन गलत भी हो गया। अब अगर आपका टाइम तो ज्यादा लगा लेकिन आपने क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिया था, तो आप सबसे पहले तो ये जाके चेक करो कि क्या आपने सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया था। और अगर सही तरीके से किया है तो फिर ये ट्राई करना ढूंढने का कि क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई अच्छा शॉर्ट तरीका था। तो अगर मिल जाता है शॉर्ट तरीका तो ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर तो लेते हैं लेकिन वो तरीका जिससे हमने सॉल्व किया होता है वो गलत होता है, तो वो भी ध्यान रखना। तो ये कई बार आपका तुक्का लग जाता है। दूसरी चीज़, आपने टाइम तो ज़्यादा लगाया लेकिन आपकी क्वेश्चन जो है वो जो आपने सॉल्व किया था वो गलत निकला। तो ऐसा अगर आपने किया है तो आपने टाइम ज़्यादा लगा के क्वेश्चन गलत सॉल्व किया, तो मतलब कि आपने पहले तो क्वेश्चन सॉल्व किया था लेकिन आप उसको करने का जो तरीका है वो भूल गए हो अब, या फिर वो क्वेश्चन एकदम आपके लिए नया था इसलिए आपको टाइम भी ज़्यादा लग गया और आप उसको सही भी सॉल्व नहीं कर पाए। तो उसमें मतलब कोई ऐसी चीज़ थी जो कि आपको नहीं पता था और वो आप अब सीखोगे। तो उसको सीख लो और उस टॉपिक पे जाके और क्वेश्चंस लगा लो, रिवाइज कर लो उस टॉपिक को, जो भी आप कर सकते हो उसको इंप्रूव करने के लिए वो कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। एक और बात, जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर मेंटर्स कहते हैं कि आप मिस्टेक्स को क्लासीफाई कर लो एज सिली मिस्टेक्स या फिर कंसेप्चुअल मिस्टेक्स या और दूसरे कैटेगरीज में। मैं बिलीव नहीं करता हूँ इसमें, क्योंकि इससे मेरे को कोई बेनिफिट दिखता नहीं कि कोई मिस्टेक सिली मिस्टेक है या कंसेप्चुअल मिस्टेक है, क्योंकि एक मिस्टेक तो मिस्टेक ही होता है, मैं तो यही मानता हूँ। तो आपका जो गोल होना चाहिए एनालाइज करने का वो बस ये है कि आपको अपनी गलती पता लग गई, उसको आपको इंप्रूव करना है, ठीक है। अब सिली मिस्टेक या कौन से टाइप का मिस्टेक है ये पता करके मेरे को कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है, तो मैं इस तरीके से क्लासीफाई नहीं करता हूँ अपनी, जब भी मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ। मैंने बता दिया मैं कैसे उसको कैटेगराइज करता हूँ अपने एनालिसिस के दौरान। तो आपको वैसे करना है अगर आपको अच्छा लग रहा है वो, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कोई भी कैटेगरी नहीं बनाया था रॉन्ग क्वेश्चंस का। ये मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप देखोगे कि जो मैंने 4 कैटेगरीज बनाई थी 99% ऑफ द टाइम सारे आपके जो भी गलत क्वेश्चंस हुए होंगे वो उन्हीं कैटेगरीज में फॉल किए होंगे, ठीक है। 1% टाइम होता है जब आपका जो क्वेश्चन है जो आपने गलत किया है वो इस कैटेगरी से बाहर था, मतलब कि अनमार्क्ड क्वेश्चन वाले कैटेगरी में था, जो कि आपको लगा कि इजी क्वेश्चन है और उसमें भी आपने गलती कर दी। उन्हीं क्वेश्चंस को आप सिली मिस्टेक्स बोलते हो, जिसपे आप फुल्ली कॉन्फिडेंट थे कि ये तो मैंने सही किया है, लेकिन आपने उसमें गलती की होती है क्योंकि आपने कुछ ऐसा मिस कर दिया पढ़ते समय जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए था, जो कि ईजी था, जो कि आपके ध्यान से चला गया। और सिली मिस्टेक्स को कम करने का बस एक ही तरीका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दो और अपने दिमाग को काम रखने का, मतलब जो भी प्रैक्टिस है, ज़्यादा से ज़्यादा जब पेपर दोगे तो कैसे काम रहते हैं, कैसे प्रेशर को हैंडल करते हैं अपने एग्जाम के दौरान, ये आप सीखते हो। उसी तरीके से सिली मिस्टेक कम किया जा सकता है। तो जब भी आप इस तरीके से पेपर को एनालाइज करते हो तो आप 4 कैटेगरीज में क्वेश्चंस को बांटना सीख जाते हो कि कौन सा क्वेश्चन आसान था, कौन सा क्वेश्चन डाउटफुल लगा मुझे, कौन सा क्वेश्चन मैं कर ही नहीं पाया और कौन सा क्वेश्चन में मेरे को टाइम ज़्यादा लगा। मोस्टली क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लगा होता है या फिर जो भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट होता है ऑप्शन में, वही 2 टाइप के क्वेश्चन आपके गलत भी होते हैं। तो आप समझ जाओगे पेपर अटेम्प्ट करते करते कि मेरे को पता हो रहा है कि मैं कौन से क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ। और एग्जाम में अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस पे कंट्रोल करना सीख गए तो आपके जो नेगेटिव मार्किंग वाली जो पॉइंट है या जो एक्यूरेसी है वो आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी और नेगेटिव मार्किंग काफ़ी कम हो जाएगी। ये भी चीज़ आप इस एनालिसिस के तरीके से सीख जाते हो। एक बार इस तरीके से आपने एनालाइज कर लिया पेपर को, तो आपको जो जो टॉपिक्स आज आपने फाइंड किए कि मैंने यहाँ गलत किए हैं या फिर मेरे को इन टॉपिक्स में डाउट है, तो अगर वो टॉपिक्स बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के हैं तो वो तो आप जब भी पेपर एनालाइज करें तो उसके साथ साथ आप उसको कवर करते जाओ। मतलब ये टॉपिक देख लिया उस एनसीईआरटी से, ये टॉपिक मैंने गलत किया या मेरे को डाउट है तो वो मैंने फटक से रीड कर लिया अपने एनसीईआरटी से। लेकिन अगर वो फिजिक्स या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पार्ट का कोई क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चन को बस मार्क करके रख लो। जब आप बायो और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की टॉपिक से फ्री हो जाते हो तो उसके बाद उन क्वेश्चन को लेके बैठ जाना, फटाफट उनको सॉल्व कर लेना या फिर पीवाईक्यू से रेफर कर लेना, जिस तरीके से आप कर सको, लेकिन जल्दी जल्दी करना, ठीक है। ये कर लेना। उसके बाद जो अगर कुछ ऐसे फैक्चुअल चीज़ या फिर फॉर्मुलाज मिलते हैं या फिर लग रहा होगा आपको कि ये मैं भूल जाऊंगा आगे भी, तो उनको आप मिस्टेक्स कॉपी में ऐड कर लेना, ताकि अगले बार जब भी आप टेस्ट देने जाओ तो उसको रिवाइज करके जाओ और कम से कम उन टॉपिक्स पे फोकस कर लो, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप आगे भी भूलोगे और वहीं गलतियाँ आप करोगे, ठीक है।
तो बस इसी तरीके से पेपर को एनालाइज किया जाता है। बस इतना आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो भी मैंने गलती आज की है वो अगले टेस्ट में नहीं होना चाहिए। ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट आपके कंपाउंड होके आपके नीट एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाएगा अपने मार्क्स में। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एज यूजुअल लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिन्हें भी लग रहा है कि एनालिसिस वो नहीं कर पा रहे हैं सही से, या फिर वो पूछते रहते हैं कि भैया एनालिसिस करते कैसे हैं, तो उनको ये वीडियो दिखा दो। ठीक है, चलो बाय बाय।